19 अप्रैल 2024 को देश में 102 लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए एक ऐसा त्योहार होगा जो एक महीने या एक साल में नहीं बल्कि पूरे 5 साल में एक बार आता है। कोइंसिडेंटली 19 अप्रैल को मैं भी वो त्योहार मनाऊंगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पहले चरण की वोटिंग की। ये डेमोक्रेसी में लोगों के पास एक ऐसा पावर होता है जिससे हम अगले 5 साल के लिए देश का भविष्य तय करते हैं। इसी पावर का यूज करके हम भ्रष्ट और निरंकुश नेताओं को उसकी औकात याद दिला सकते हैं। मैं इस बार पहली बार वोट दूंगा और मेरे जैसे लगभग 2.5 करोड़ लोग इस बार पहली बार ये त्योहार मनाएंगे। ऐसे में मेरा ये वीडियो बहुत जरूरी हो जाता है। इस वीडियो में हो सकता है कि थोड़ी एडिटिंग कम हो और इन्फॉर्मेशन ज्यादा हो, तो मैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा। ना ही मैं अपना सोच आपके ऊपर थोपूंगा और ना ही विचार, बल्कि मैं ये कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से ही ये डिसीजन लेने लायक बन जाओ कि किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं। किसी के इन्फ्लुएंस में आकर या फिर किसी की बातों को सुनकर कभी भी ये डिसीजन मत लीजिएगा कि किसे वोट देना चाहिए और किसे नहीं, क्योंकि ये बहुत ही स्टूपिड प्रोसेस होता है कैंडिडेट चुनने का। जरूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट दूसरों के लिए अच्छा है वो आपके लिए भी अच्छा ही रहेगा। ये वीडियो मैं चुनाव से पहले इसलिए ला रहा हूं ताकि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक सच्चे भारतीय, एक डेमोक्रेसी का सिपाही होने के नाते अपना कैंडिडेट सेलेक्ट करने का प्रोसेस शुरू कर दे। जब आप कोई मोबाइल फोन खरीदते हो या तो फिर कोई घड़ी खरीदते हो, तब तो उसके लिए कई दिनों तक रिसर्च करते हो कि जो मैं मोबाइल खरीद रहा हूँ उसका बैटरी कितना है, रैम कितना है, ऑडियो जैक है या फिर नहीं, वगैरह वगैरह दुनिया भर की चीजें देखते हो। परंतु जिसे आप 5 सालों के लिए अपने लोकसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी देने जा रहे हो उसके लिए कुछ भी रिसर्च नहीं करते हो। आज वोटिंग है, चलो देख लेते हैं कि इसमें से कौन से मेरे जाति का है, कौन मेरे धर्म के लिए बोलता है, उसे वोट दे देते हैं। ये वन ऑफ द बिगेस्ट स्टूपिडिटी वाला तरीका है जिससे सिर्फ आप अपना ही नहीं बल्कि अपने आसपास और परिवार के लोगों का भी भविष्य बस थोड़ा सा ईगो के लिए अंधकार में डाला है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि जो व्यक्ति धर्म के लिए बोलते हैं, जाति के लिए बोलते हैं, वो एक अच्छा एमपी साबित नहीं हो सकते। बिल्कुल हो सकते हैं, परंतु हमारा पैमाना सिर्फ और सिर्फ धर्म या जाति नहीं होनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता डेवलपमेंट, न्याय और रोजगार होना चाहिए। डजंट मैटर कि वो हमारे धर्म के लिए, हमारी जाति के लिए बोलता है या फिर नहीं, बस हमारी संस्कृति के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। याद रखिए, ईगो के वजह से सब कुछ कीजिए, परंतु कभी भी ईगो के वजह से आप वोट मत कीजिए। कभी भी किसी को हराने के लिए वोट मत कीजिए, खुद को जिताने के लिए वोट कीजिए। ऐसा नहीं कि यार ये नेता मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो इसको विरोध में जो भी खड़ी है उसे वोट कर देते हैं, भले वो बिल्कुल ही करप्ट और क्रिमिनल ही क्यों ना हो, या बिल्कुल ही बेवकूफी से भरा हुआ बचकानी हरकतें जो बच्चे लोग करते हैं। मेरा क्या तरीका होगा अपने कैंडिडेट को चुनने का वो तो मैं बताऊंगा ही, परंतु इससे पहले ये बता देता हूं कि इस प्रकार के वीडियो लाने की मुझे जरूरत क्यों पड़ी। तो बात यह है कि अभी चुनाव का समय आ गया और सभी पार्टियों का आईटी सेल हाइपर एक्टिव हो चुकी है। अभी सभी आपको ये बताते हुए दिखेंगे कि उनकी पार्टी कितनी अच्छी है, भले ही आतंकवादियों से फंडिंग ले रहे हो या तो फिर इलेक्टोरल बॉन्ड जितना बड़ा स्कैम किए हो। वो एक शायरी है ना कि गरीब की थाली में आज पुलाव आया है, पता करो शहर में चुनाव आया है। ये शायरी यहाँ बिल्कुल ही फिट बैठता है। ये नेता लोग चुनाव के समय वोट लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, परंतु जैसे ही एक बार जीत कर आ गए 5 साल तक वो फिर आपको नजर नहीं आएंगे। इसलिए यही एक समय होता है किसी भी नेता से सवाल पूछने का कि उन्होंने पिछले 5 साल में क्या क्या किया है। चलिए आज एक वादा खुद से और अपने देश से कीजिए कि यदि कोई नेता आपके पास वोट मांगने के लिए यदि आता है तो आप सबसे पहले उनसे सवाल कीजिए कि क्यों मैं आपको वोट दूं। यदि वो ये बोलता है कि मैं आपके जाति से हूं, मैं आपके धर्म के लिए बोलता हूं, इसीलिए आप मुझे वोट दो, तो भूल कर भी उसे वोट मत दीजिएगा। वे अलग अलग तरीके से आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे। कोई आपको ये बताएगा कि मेरे विचारधारा वाली सरकार पावर में नहीं आ पा रही है, मैं जो चाहता हूं वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए देश डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है। क्या बेवकूफाना बातें हैं ना। यह एक अच्छा उदाहरण है ये दिखाने के लिए कि कैसे लोग आपके डर का फायदा अपने फेवर में लेते हैं। जो व्यक्ति कभी ये बोला करता था कि पेट्रोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल, वही व्यक्ति आज पेट्रोटिज्म का मतलब समझाते फिरता है और कैप्शन में लिखता है अ पैट्रियोटिक मस्ट ऑलवेज बी रेडी टू डिफेंड हिज कंट्री अगेंस्ट हिज गवर्नमेंट। गजब टूबीबाज आदमी। यहाँ फिर से वही डर वाला ट्रिक को यूज किया गया है। जब कोई व्यक्ति हारने लगता है, जीतने के कहीं कोई आसार नहीं दिखाई देते, तब वो फ्रस्ट्रेशन में आकर ऐसा करता है और वही ये कर रहे हैं। इनके हिसाब से यदि आप इनके बात मानते हो, उनके विचारधारा को मानते हो, वो जिसे कहते हो उन्हें वोट देते हो, तब आप एक देशभक्त हो, नहीं तो देशद्रोही। यदि आप उनके बताए हुए पार्टी को वोट देते हो तब आप डेमोक्रेसी के सिपाही, परंतु यदि आप ऐसा नहीं करते हो तब आप अंधभक्त। एक्चुअली अलग अलग तरीके से आपके दिमाग में वो डर बनाया जा रहा है कि यदि मोदी गवर्नमेंट जीत गए तो इस बार 100% तानाशाही आ जाएगा, या आपके पास लास्ट चांस होगा डेमोक्रेसी बचाने का और वगैरह वगैरह। याद रखिए, कभी भी ऐसी बातों के बहकावे में मत आइएगा। इन सब के प्रेशर में आकर कभी भी गलत कैंडिडेट को वोट मत कीजिएगा। इस ट्रिक का यूज कुछ पार्टियां भी करती है। वो आपको बताएंगे कि यदि आप उसे वोट नहीं दोगे तो आपका धर्म खत्म हो जाएगा, आप मेजोरिटी से माइनॉरिटी में आ जाओगे। कुछ लोग आपको ये बताएंगे कि अरे दूसरे कास्ट वालों ने तो तुम्हारे कास्ट वालों पर बहुत ज्यादा जुल्म किया है, पर क्योंकि मैं तुम्हारे कास्ट से हूं इसीलिए मुझे वोट करो। कुछ तो ऐसे भी लोग होंगे जिन पर कि आपको विश्वास नहीं होगा कि वो ऐसा बोल सकते हैं। वो भी आपको बोलेंगे कि यदि आप पहली बार वोट दे रहे हो तो
आप नरेंद्र मोदी को ही वोट देना। परंतु आप सोच करके देखिए कि क्या इसमें थोड़ा सा भी लॉजिक है कि हम यदि फर्स्ट टाइम वोटर है तो उन्हें ही वोट दे। आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर पैसों के लिए सब बोलकर तो निकल जाएंगे, परंतु बाद में भुगतना आपको पड़ेगा। उसके बाद आप ये मत उम्मीद रखिएगा कि कोई आपके प्रॉब्लम्स को पार्लियामेंट में उठाएगा, क्योंकि आपने तो सिर्फ एक व्यक्ति का चेहरा देखकर वोट दिया है, वो भी उनका जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा भी नहीं है। खैर, लोग तो कुछ भी बोलते रहेंगे, परंतु यह बात आपको याद रखना है कि आपके और आपके क्षेत्र के लिए सबसे बेस्ट कौन रहेंगे। ये नहीं कि कोई यदि डांस बढ़िया कर लेता है, कोई यदि गाना बढ़िया गा लेता है तो वो डेवलपमेंट भी अच्छे से कर लेगा। वैसे भी आजकल तो चला हुआ है ना सेलिब्रिटीज को टिकट देने का, जिसकी वजह से पूरा भोजपुरी कम्युनिटी बर्बाद हो गया है, जिन्होंने भोजपुरी जैसी मधुर भाषा को एक गाली के समान बना दिया है। जो कहते हैं कि ही हंस देनी रिंकिया के मौसी, थोड़ा लहंगा उठा दे रिमोट से, और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जिन्हें मैं बोल नहीं सकता। ऐसे लोग आज टिकट लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यदि वे जीत जाते हैं तो धिक्कार है आप पर। एक पढ़े लिखे भारतीय की तरह सोचिए। आप लोग जो शिकायत करते रहते हो ना कि नौकरी नहीं मिल रही, डेवलपमेंट नहीं हो रहा, हमारी आस्था को हाथ पहुंचाने वाले लोग खुले घूम रहे हैं, तो आज समय है इसका फायदा उठाइए, नहीं तो फिर 5 साल तक आपको ऐसा मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा कि सेलिब्रिटीज को वोट मत दीजिए, परंतु हमारा आधार सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि यार वो फिल्मों में अच्छे लगते हैं तो चलो उन्हीं को वोट दे देते हैं। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं आपको वेस्ट बंगाल का। जादवपुर सीट से टीएमसी के द्वारा सयोनी घोष को टिकट दिया गया। किसी समय पर ये ऐसी ट्वीट किया करती थी। आप किसी व्यक्ति के मानसिकता को समझ सकते हो। ऐसे सेलिब्रिटीज को कभी भी वोट मत कीजिए जो समाज में सिर्फ और सिर्फ गंदगी फैलाते हैं। पार्लियामेंट में भी इनका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया नहीं रहता है, ना ही उतना अटेंडेंस होता है, ना ही डिबेट करते हैं और ना ही कोई सवाल पूछते हैं ये लोग। तो ऐसे में भी यदि हम उन्हें जिताते हैं तो हम लोग अपने बर्बादी का स्क्रिप्ट खुद अपने हाथों से लिखते हैं। कुछ ऐसे भी सेलिब्रिटीज रहे थे जिन्होंने राजनीति में आने के बाद बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। स्मृति ईरानी जी को देख लीजिए, जयललिता जी एक स्टार एक्टर रहे थे, बाद में वो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर भी बने। वैसे ही आज भगवंत मान वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है इसके लिए, जो भी पंजाब के सीएम बने हुए हैं और बहुत अच्छा तो नहीं पर बढ़िया काम कर रहे हैं। ये सब बातें तो ठीक है, परंतु ये कैसे पता चले कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन सा है? तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे एक अच्छे कैंडिडेट को चुन सकते हो। सबसे पहले तो जो भी आपसे वोट मांगने के लिए आए उनसे आप सवाल कीजिए, हर जगह पर सवाल कीजिए। यदि वो पहले से जीते हुए कैंडिडेट है तब आप उनसे सवाल कीजिए कि उन्होंने पिछले 5 सालों में आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए किया क्या है। यदि वो डेवलपमेंट, रोजगार और फ्यूचर पर बात न कर पाए तो आपके लिए वो एक अच्छा नेता कभी साबित नहीं हो सकता है। या भी देखिए कि जीतने के बाद वो आपके आसपास कितने बार दिखे, या तो फिर सिर्फ इलेक्शन के टाइम पर ही वोट मांगने के लिए आते हैं। इन सब से ही आपको ये पता चलेगा कि कोई कैंडिडेट कितना जमीन से जुड़ा हुआ है। यदि कोई कैंडिडेट पहले से जीता हुआ नहीं है तब उनसे सवाल कीजिए कि ऐसा क्या कारण है कि दूसरों को छोड़कर हम आपको वोट दें। यदि आप उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है तो समझ लीजिए कि उनके पास भी ना ही कोई दशा है और ना ही कोई दिशा। ये तो बात हो गई बेसिक ऑब्जर्वेशन की। अब आते हैं थोड़ा डेटा पर भी बात कर लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एमपीज अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूमने के लिए तो बहुत कम आते हैं, परंतु काम बहुत बढ़िया करते हैं। हर एक एमपी को अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करवाने के लिए कुछ करोड़ रुपए मिलते हैं। इस स्कीम को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम कहते हैं। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर A to Z डिटेल देख सकते हो कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में एमपीज को कितना पैसा मिला है, इन्होंने कितना पैसा खर्चा है और कितना बचा हुआ है। यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपके स्टेट में जितने भी एमपी होंगे उन सब का नाम आ जाएगा। यहाँ पर कितना फंड आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिलना था वो सब लिखा हुआ रहेगा। साथ ही बगल में यह भी लिखा रहेगा कि कितना फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए रिलीज किया गया। आप ये भी देख सकते हो कि कितना काम कराया गया और कितना पैसा बचा हुआ है। यदि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पैसे को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है तो आपका एमपी काम चोर है। यदि आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के A to Z डिटेल देख सकते हो कि उन्होंने जमीनी स्तर पर क्या क्या काम किया। इनफैक्ट आप ये तक देख सकते हो कि यदि कोई हैंड पंप बनवाया गया है तो वह कहां पर है। सिर्फ डॉक्यूमेंट पर ही नहीं बल्कि आप खुद से भी जाकर वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ से आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लो जैसे मैं कर रहा हूँ। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंसी सेलेक्ट करके अप्लाई करने के बाद सारा डिटेल आ जाएगा। जैसे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में यदि आप देखोगे तो चिराग पासवान जी 2014 से एमपी बने हुए थे। जमुई लोकसभा क्षेत्र के लिए टोटल 25 करोड़ रुपए फंड रिलीज किया गया था, पर यदि आप खर्च को देखो तो 25 करोड़ से ज्यादा ही खर्च किया गया है। यानी पैसा तो बढ़िया से खर्च किया गया है। इसमें 981 काम को रिकमेंड किया गया था, जिसमें से 681 काम कंप्लीट हो चुके हैं। इसी में यदि आप नीचे जाओगे तो आपको लोकसभा वर्क डिटेल दिखेगा। प्लस के साइन पर क्लिक करके आपको दिखेगा कि जमीनी स्तर पर आपके लोकसभा क्षेत्र में कितना काम किया गया है। इसमें आप काम के नाम के साथ साथ किस एरिया में और किस पर्टिकुलर लैंडमार्क पर काम हुआ है वो भी देख सकते हो। ये तो उन उम्मीदवारों के लिए है जो पहले से एमपी थे, परंतु उसका क्या जो अभी तक जीते ही नहीं है और हो सकता है कि हमारे लोकसभा क्षेत्र के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन हो। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके लोकसभा क्षेत्र से कौन कौन उम्मीदवार इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप इलेक्शन कमीशन का सक्षम ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये जितना भी सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ इन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप लिंक से ही डायरेक्ट जा सकते हो।
एक ओपन करने के बाद आप फाइंड वाला ऑप्शन पर जाइए, जिसमें 3 ऑप्शन आएंगे। यदि आपको ये जानना है कि आप वोट दे सकते हो या तो फिर नहीं, तो आप पहला वाला ऑप्शन पर जाइए और वहां से चेक कर लीजिए। यदि आपको उम्मीदवार के बारे में पता लगाना है तब आप सबसे नीचे वाला ऑप्शन पर जाइए। यहाँ पर आप अपना स्टेट और लोकसभा क्षेत्र चुनिए। जितने भी उम्मीदवार आपके लोकसभा क्षेत्र में खड़े होंगे उन सभी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। सभी कैंडिडेट के प्रोफाइल पर जाकर आप ये भी देख सकते हो कि वह कहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ से आप उनका एफिडेविट भी डाउनलोड कर सकते हो जो उन्होंने नॉमिनेशन के टाइम पर भरा था, जिसमें आपको उस कैंडिडेट का A to Z डिटेल मिल जाएगा। यदि आपको इससे ज्यादा किसी कैंडिडेट के बारे में जानना है तो आप ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के वेबसाइट पर भी जाकर के देख सकते हो। गूगल पर आप सर्च करो myneta.info। यहाँ जाने के बाद आप लोकसभा इलेक्शन 2024 को सिलेक्ट करके अपना स्टेट और लोकसभा क्षेत्र चुन लो, जैसे मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको वे सारे कैंडिडेट दिख जाएंगे जो आपके लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले हैं। यहाँ पर आपको ये भी दिख जाएगा कि किसी पर्टिकुलर नेता के ऊपर कितने क्रिमिनल केस दर्ज है। जैसे मेरे लोकसभा क्षेत्र की यदि बात करें तो अर्चना कुमारी पर 1 क्रिमिनल केस है जो राष्ट्रीय जनता दल RJD से खड़ी है। ऐसे लोगों को तो मैं बिल्कुल भी वोट नहीं देने वाला जिसके ऊपर क्रिमिनल केसेस दर्ज है। इसीलिए एक तो पहले ही एलिमिनेट हो गया। उसके बाद जो बचा है उसी में से किसी एक को अच्छे से एनालाइज करके चुने और वोट दें, क्योंकि जब तक हम क्रिमिनल्स को वोट देकर जिताते रहेंगे तब तक सभी पार्टियां क्रिमिनल्स को ही अपना टिकट देगी। हमें इस व्यवस्था को चेंज करना है ताकि पॉलिटिकल पार्टीज भी उसे टिकट दे जो डिजर्व करता है। आइए हम इस बार अपने सारे ईगो को पीछे छोड़कर देश के लिए वोट करते हैं, बिना किसी बहकावे में आए अपने लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए वोट करते हैं, अपने जनरेशन के भविष्य के लिए वोट करते हैं। यदि आप ये सोचते हो कि यार मेरे एक वोट से क्या हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ही गलत सोच है आपका, क्योंकि फिर 5 साल होने से कोई फायदा होगा नहीं। आपके भविष्य निर्माण का निर्णय अभी आपके हाथों में है। इसलिए सभी लोग अपने घर से बाहर निकलिए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए वोट कीजिए। नरेंद्र मोदी या तो फिर राहुल गांधी का चेहरा देखकर नहीं, अपने लोकल लीडर्स का चेहरा देखकर वोट कीजिए, क्योंकि जीतने के बाद नरेंद्र मोदी आपके लोकसभा क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, काम वही करेंगे जो आपके लोकसभा क्षेत्र से जीते हैं। बाकी मैं तो वोट दे रहा हूं, आप अपना विचार कमेंट में बताएं।